to Huygens principle, every point on a wavefront acts as a source of secondary spherical wavelets, and the envelope of these. नमस्कार दोस्तों, ये आई थिंक फोर्थ वीडियो है हमारी वेव ऑप्टिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे कि हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके हमने किस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप अच्छे से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हम रे ऑप्टिक की बात करें तो हमने वहां पे क्या किया था कि हमारे पास मान लीजिए प्लेन मिरर है और ये हमारे पास रे आ रही है कोई, और ये नॉर्मल है और ये रे यहाँ से चली जाती है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब इक्वल होते हैं तो हम कह देते हैं कि जो लाइट है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट। अब हमने वेव ऑप्टिक्स यानी कि वेव फ्रंट का कंसेप्ट यूज करके प्रूव करना है कि ये आई और आर इक्वल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सारा खेल डायग्राम का है, और डायग्राम को जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी वे में आपने लिखना है। ठीक है, बुक जब हम पढ़ते हैं या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमें कभी कभार समझ नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वेव ऑप्टिक्स थोड़ी सी पेचीदा लगती है बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक मिरर मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये एक मिरर टाइप सरफेस है, स्मूथ सरफेस हमें लेनी है, और इस मिरर को हम नाम दे सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, मिरर बड़ा करना पड़ा तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बड़ा कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास मिरर है और इसको चलो पॉलिश भी कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। अब देखिए यहाँ से ना लाइट आ रही है, ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो हमें पता है जब यहाँ से ऐसे लाइट आएगी तो यहाँ से ये बाउंस बैक होकर इधर जाएगी, है ना। तो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आएंगे, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आगे चले जाएंगे। तो हमने बस करना क्या है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे बनाना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट एक, जो उसकी हेल्प से हमने हाइगन प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखाना है कि सेकंड वेव फ्रंट कहाँ बनेगा। फिर हमने ये प्रूव करना है कि जिस एंगल से लाइट आई थी उस एंगल से लाइट जा रही है, जिस एंगल पे जो प्राइमरी वेव फ्रंट था, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और उसी एंगल पे जो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, जो जाने वाला वेव फ्रंट होगा, वही सेम एंगल बनाएगा मिरर के साथ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से वेव फ्रंट लेके चलता हूँ। पहले मैं वेव फ्रंट बना लेता हूँ ताकि मुझे डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए। तो ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है, ये मैंने एक मोटा मोटा प्लेन वेव फ्रंट ले लिया। ठीक है, और इसको अगर आप थोड़ा सा इंक्लाइंड कर लो तो भी ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर ले तो थोड़ी डायग्राम छोटी बनेगी, अच्छे से बन जाएगी। तो ये मेरे पास एक छोटा इंक्लाइंड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है। ओके, तो इसको हम फिर वही कहते हैं ए बी नाम दे देते हैं इसको। जैसे बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे उन्होंने बी लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ए लिख दिया है, आप ए ले लो, और ये वाला एंगल जो होगा एंगल आई ले लिया। अब देखिए रे जो आ रही है ना वो इस तरह से आ रही है, देखिए इस तरह से, ऐसे लाइट की प्रोपगेशन हम ले लें इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, तो इसको 1, 2 और 3 का नाम दे देते हैं। इस तरह से हमने बता के ये बताना है कि अब हमें ये पता है कि, मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर दूं थोड़ा सा ना। तो हमने ये बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे वो पार्टिकल ले लिया जिसके जहाँ से एनर्जी जाएगी। आपको अगर वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्लियर है, हाइगन प्रिंसिपल क्लियर है जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, तो अब आपको समझ आएगी, अदरवाइज पहले वो वीडियो देखिए। तो यहाँ से मान लीजिए, देखो यहाँ पे मिरर है ना, तो यहाँ से लाइट बाउंस होके मान लो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई, और इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये वाला, ये मान लीजिए लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में c, और t टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया c इंटू टी। ओके, क्लियर। मुझे थोड़ा सा डायग्राम को उस वे से बनाना है ताकि मेरी डायग्राम सिमेट्रिकल बन जाए। ठीक है, मैं
चाहता तो डायग्राम पहले ही बना सकता था अच्छे से, बट उसमें क्या होता है बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट ठीक है डायग्राम ये वाली। तो यहाँ से लाइट चलेगी यहाँ पे, मान लीजिए ये हमने यहाँ पे वैसे हमने रैंडमली पॉइंट लिया, अब यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो वो तो आपने डिसाइड करना है। अब देखिए ये जो एंगल है या ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची टी टाइम में विद स्पीड c। अब देखिए यहाँ से भी लाइट अगर यहाँ पहुंचेगी तो ये भी उतने टाइम में ही पहुंचेगी। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लूं। ठीक है, ओके, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब हमने क्या किया था, अगर आपको वेव फ्रंट का कंसेप्ट याद हो तो हमने कहा था कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमने सोर्स लिया था, हमने कहा था कि ये पार्टिकल है, ये सभी जगह एनर्जी देगा, ये वाला पार्टिकल भी सभी जगह एनर्जी देगा। ठीक है ना, तो हमने देखो ये वाला पार्टिकल मान लो ये है, ये वाला पार्टिकल मान लो ये है, तो हमने यहाँ से एनर्जी ऐसे भेजी है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाया था कि ये जो कर्वेचर बन रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल पर एनर्जी पहुंची है, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ले ली थी ऐसे, है ना, तो इसको मिला दिया था, तो ये नया वेव फ्रंट बन गया था। ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये सेकेंडरी। तो यहाँ से जब एनर्जी यहाँ पहुंची, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर्वेचर लगा दिया। तो अब यहाँ पे जब लाइट पहुंची तो इनको हमने मिला देना ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया नया वेव फ्रंट a डैश b डैश, और ये एंगल बना रहा है r। अब देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि ये नया वेव फ्रंट है या इसी तरह का बनेगा, यानी प्लेन बनेगा। वैसे तो पता ही है मोटा मोटा, जब बुक कह रही है कि आगे भी डिफाइन करो तो हमें करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची, उतने टाइम में यहाँ से यहाँ लाइट पहुंची। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ जो है a डैश और b, और a b डैश ये दोनों बराबर है। अब देखिए वो क्या कहता है कि अगर यहां से जो लाइट आएगी, एनर्जी जाएगी, तो यहां से बाउंस बैक होके उतने टाइम में यहां पहुंचनी चाहिए। अगर ये यहां पहुंच जाती है उतने टाइम में या आगे, तो इसका मतलब वहां वेव फ्रंट बनेगा। और हमने देखा कि उतने ही टाइम में यहां पहुंचेगी, यहां पे। तो यहां से हमने ये ले लिया, सॉरी, ठीक है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी आके यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि ये 1 डैश है, ये 2 डैश और ये 3 डैश है, तो 3 से आता है ना ये वाला ऐसे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया। क्लियर? तो दोबारा समझना है तो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हो यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बुक वाले यहाँ पे नॉर्मल वगैरह लेते हैं, वो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा ये समझो, यहाँ से लाइट सबसे पहले हमने यहाँ से एक कर्व ली, उतने ही कर्व का डिस्टेंस लेके हमने यहाँ पे ली, या आप कह सकते हो पहले कि यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची, उतने ही डिस्टेंस का हमने कर्व लिया यहाँ पे। ऐसे भी आप कह सकते हैं, दोनों ठीक है। कुछ बुक्स मैंने देखी हैं, पहले वो यहाँ से शुरू करते हैं फिर यहाँ पे, पर बेटर क्या है आप यहाँ से शुरू करो। यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची, ये डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस की यहाँ पे क्या लगा दो, आर्क लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से टेंजेंट खींच के यहाँ मिला दो, और यहाँ से बाउंस बैक होके लाइट वहीं पे वेव फ्रंट के ऊपर इंसिडेंट होगी उतने टाइम में ही। और ये सारा डिस्टेंस भी d ही होगा, चाहे ये कम हो ये ज्यादा हो, पर टोटल इसके बराबर ही होगा। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा काम क्या रह गया, अब ये प्रूव करना है कि ये I और R दोनों बराबर है या नहीं है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन सी, देखिए A B A डैश और A B डैश A डैश, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और हम ये प्रूव करेंगे ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के पहले बता रहा हूं कि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, अब जो मैथ्स इनका स्ट्रांग है, मेडिकल वालों की बात नहीं कर रहा, शायद उनका भी स्ट्रांग हो, तो समझो कैसे करना है। अब देखिए ये ट्रायंगल्स को आप दिमाग में बिठा के चलिए, ये एक है और ये दूसरे। इसमें ये वाला जो एंगल B है ये 90 डिग्री है, B और B डैश जो है वो सेम है। और ये डिस्टेंस जो हमने कहा था BA डैश और AB डैश, BA डैश और AB डैश ये इक्वल है, और ये साइड भी कॉमन है, AA डैश क्या है, कॉमन है। और जो बच्चे ये जानते हैं
कि साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी जो होती है कॉन्ग्रुएंट की, उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाले एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। आई और आर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें संभावना पूरी है कि ये वाला आएगा या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है। ये नहीं कि आपको डायग्राम समझ आ गई तो आप लिख दोगे, आपने एक बार प्रैक्टिस भी करनी है। हालांकि थ्योरी चेक कोई नहीं करता। ठीक है, आपको ये डायग्राम चेक करेगा, आपने कोशिश करना, आपके पास स्केल होगा, डी होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल, यहाँ से ये एंगल पहले ही आपने बना के रख लेने, फिर बात तो आपने ये लाइंस ही लगानी है। ठीक है ना, तो ये चीजें वो चेक करेगा। ये हमने लिखी हुई है, कॉन्ग्रुएंट शब्द लिखा हुआ है, आई आर बराबर किया हुआ है, डायग्राम बनी हुई है, थ्योरी कोई नहीं चेक करता, पर फिर भी आपने लिखनी है। अब देखिए बात देखिए, आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे आई तो ये वाला एंगल था नॉर्मल के हिसाब से, तो हम वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर ही है। देखो कैसे, ये 90 है तो मान लीजिए ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, ये 30 है, मान लो ये 60 है। ठीक है, अब ये 90 है, अगर ये 90 है ये 30 तो ये 60 होगा, तो ये भी आई हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको ऐसे करके देख सकते हैं। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि आई और आर बराबर हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इस वेव ऑप्टिक्स के तहत भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल किया क्यों हमने, हम जब कोई थ्योरी देते हैं तो उस थ्योरी को हमने अलग अलग आर्टिकल्स पे अप्लाई करना होता है। जो चीज़ ऑलरेडी हमें पहले प्रूव कर चुके हैं, हम जानते हैं, जैसे रे ऑप्टिक के थ्रू हम जानते थे कि ये एंगल बराबर हैं, तो हमने वेव ऑप्टिक्स जो एक नई थ्योरी आई थी तब, आज से लगभग 250 साल पहले, 300 साल के आसपास, तो तब ये प्रूव करना जरूरी हो गया था कि वो थ्योरी अगर सही है तो उसके बेसिस पे जो लॉ है वो ओबे करती है थ्योरी या नहीं करती। तो अब ये उसने हाइगन ने प्रूव कर दिया तो उसकी वाह होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो कंसेप्ट इसने लिया था ईथर पार्टिकल वाला, उसको ईथर को ऐसे लिखते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये मिस कर दिया था, तो इस तरह से लिखता। तो माइकलसन मोर ने प्रूव कर दिया था कि इस तरह का कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो चलिए अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस तरह के आर्टिकल आ जाते हैं और एग्ज़ाम आपके विद इन 1.5 मंथ में शुरू होने वाले हैं। तो अच्छे से जम के प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। इवन अगली वीडियो जो हम करेंगे तब तक भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद हम करेंगे जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की, ये भी अच्छा है, ये भी मेन है, पर वो वाला जो आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो नींद उड़ा देती है बच्चों की, वो हम करेंगे बस अगली वीडियो के बाद। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू।